ट्रेन पर भूतिया भेड़ियों का कब्जा। ट्रेन आ रही है, सब लोग तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। जी आका। दो भूतिया भेड़िए एक स्टेशन पर आती ट्रेन को अपने ताकतवर शरीर से रोक लेते हैं, जिसके बाद बाकी के दो भूतिया भेड़िए ट्रेन में जाकर लोगों को परेशान करते हैं। भेड़िया की आहट, भारी कदमों से लोगों को डर का एहसास होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस ट्रेन में कुछ अचानक से होने वाला है। ये ट्रेन ऐसे कैसे रुक गई? पता नहीं, अब तो मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि इस स्टेशन पर ये ट्रेन कभी रुकती ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं देख कर आता हूँ। ध्यान से जाना विक्रम। विक्रम आगे बढ़ता ही है कि एक भेड़िया उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और कहता है, मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया, अब तू आ गया। छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। कौन हो तुम? और इस ट्रेन को तुमने ही रोका है ना? अरे छोड़ो मुझे। दिखाई नहीं देता, मैं एक ताकतवर भूतिया भेड़िया हूँ जो तुम लोगों का खात्मा करने आया हूँ। बचाओ मुझे, पायल पायल। अब तेरा बचना मुश्किल है। ये कहते ही वो खूंखार विक्रम को जोर से पटकता है और वो सीधा अपनी बीवी के कदमों में जा गिरता है। तभी पायल घबराते हुए कहती है, अजी ये आपको क्या हुआ? किसने किया आपके साथ ये? मैंने किया है। बोल, क्या करेगी? लड़ेगी मुझसे? ये कहते हुए धीरे धीरे वो पायल की ओर बढ़ता है और विक्रम कहता है, देखो, उसे कुछ मत करना। तुम्हें मेरी जान लेनी है तो मेरी जान ले लो। मुझे तुमसे और तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपनी मालकिन की आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे कुछ मत करना। पायल एक एक कदम पीछे करते हुए दूसरे डिब्बे में पहुंच जाती है, जहां दूसरे भेड़िए ने वहां के लोगों को बंदी बनाकर अपने कब्जे में किया था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तुम लोग हमारी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? जाने दो हमें, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तो अपने ही मालकिन का कहा पूरा कर रहा हूँ। दुनिया पर अब सिर्फ उनका ही राज होगा। अगर तुम उनकी शरण में आ जाओ तो एक बार को वो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन हमारी मालकिन तुम इंसानी लोगों से बहुत नफरत करती है, इसलिए तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। धूर्त भेड़ियों, भले ही हमें अपने कब्जे में कर लो, लेकिन एक दिन हमें कोई शक्तिशाली अंतर्यामी इंसान बचाने जरूर आएगा। ए बुढ़िया, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना मैं तेरी जिंदगी को ही लगाम दे दूंगा। हमारी जिंदगी की लगाम तुम जैसे गीदड़ भेड़ियों के हाथ में नहीं है, ऊपर वाले भगवान के हाथ में है। तुम लोगों को यही करने का इरादा है क्या? और भी ट्रेन आने वाली हैं, उन पर भी हमें कब्जा करना है। उन लोगों को कैद करके मालकिन के पास ले जाओ। जी आका। तभी वो सारे भेड़िए कुछ लोगों को मार देते हैं तो कुछ लोगों को उस चुड़ैल के पास ले जाते हैं जो कि इन सब की दाता थी, और उस गुफा में इन लोगों को कैद कर देते हैं। वहीं चुड़ैल गुफा में अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए एक यज्ञ कर रही थी। तभी भेड़िए की सेना कैदियों को लेकर आती है। अच्छा, तो मेरे प्यारे भेड़ियों, तुम ले आए इन लोगों को? जी मालकिन। अरे ये तो बहुत कम लोग हैं, पर मैं खुश हूँ कि तुम इतने लोगों को ले आए। एक भेड़िया और कम है, वो कहाँ है? मालकिन, उसने अभी एक ट्रेन पर कब्जा कर रखा है और उन लोगों को तंग किया हुआ है। पूरे स्टेशन पर उसने आग फैला दी। अरे वाह, ये तो उसने बहुत अच्छा किया है। ट्रेन पर, स्टेशन पर इतनी तबाही कर दो, इतनी तबाही कर दो कि लोगों का नामो निशानी मिट जाए इस धरती से। अच्छा हुआ जो उस दिन मैंने तुम चारों भेड़ियों को अपना गुलाम बनाने का फैसला ले लिया। जंगल में मैं किसी शक्तिशाली जानवर को ढूंढ रही थी, उसके बाद तुम चारों मुझे बातें करते हुए मिले, तो मेरा काम आसान हो गया और तुमको बंदी बनाकर मैंने कैद कर लिया था। चुड़ैल अपनी गुफा में यज्ञ करते हुए मंत्र पढ़ रही थी। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा। ऐ मेरे देवासुर, मेरे इन चारों गुलाम भेड़ियों को अपनी भूतिया शक्ति प्रदान करें, जिससे ये दुनिया पर कब्जा जमाकर मेरी शक्तियों को कायम करें। तभी उसका यज्ञ सफल हो जाता है और उसके मामूली भेड़िए से भूतिया भेड़िए बन जाते हैं, जो कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर थे, और उन्हें कहती है, अब से तुम मेरे गुलाम हो, मैंने तुम्हें ताकतवर बनाया है। जाओ इस जंगल के आसपास से जो भी ट्रेन गुजरे उसमें बैठे लोगों को सताओ, उन पर अत्याचार करो, ज्यादा हुआ तो मेरा डर का एहसास दिलाते हुए उनकी जान ले लो। मैं सबका खात्मा करके रहूंगी। इस दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा,
मेरा कब्जा होगा। जो हुक्म मेरे आका। अपनी मालकिन की बात सुनकर चारों भेड़िए जंगल और स्टेशन की तरफ ट्रेनों पर कब्जा करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसमें से 2 भेड़िए तो अपने बड़े आकार में आकर ट्रेनों को कुचल देते हैं, तो किसी ट्रेन को धागे की तरह उठाकर फेंक देते हैं। बाकी के 2 भेड़िए लोगों को बंदी बनाकर ले आते हैं और ऐसा अब बार बार होने लगता है। वहीं स्टेशन के लोगों को खबर लग जाती है कि यहाँ पर भेड़ियों का रोज हमला होता है और वहीं लोग गायब हो जाते हैं। बहुत अच्छा मेरी भेड़ियों, जाओ अब और लोगों को मार डालो, उनकी ट्रेन पलट दो। भेड़िए वहां जाकर हमला करने लगते हैं। अब वहां के लोग बहुत डरे सहमे रहते थे, क्योंकि भेड़िए हर आने वाली ट्रेन पर कब्जा करके लोगों को डराते थे, फिर उन्हें मार दिया करते थे, तो कभी मुंह से आग निकालकर जला दिया करते थे। तभी वहां सिद्धार्थ नाम का एक ज्ञानी लड़का आता है, जो कि तांत्रिक विद्या को भली भांति जानता है। वहां का हाल देखकर एक सफाई कर्मचारी से कहता है, अरे भाई साहब, ये ट्रेन और स्टेशन का क्या हाल बनाकर रखा है आप लोगों ने, और ये सब क्या हो रहा है? देखिए भाई साहब, बेहतर होगा आप यहाँ से वापस लौट जाएं, वरना वो भेड़िए हमें भी मार डालेंगे और आपको भी। डर क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है। सिद्धार्थ के पूछने पर कर्मचारी उसे सारी बात बता देता है कि तभी भेड़िया आ जाता है। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, उस ट्रेन पर अब हमारा ही कब्जा होगा। तभी सिद्धार्थ उन भेड़ियों को अपने कब्जे में करने के लिए अपने किसी मंत्र का प्रयोग करके एक एक करके सभी भेड़ियों पर डालता है और कहता है, देखो बेहतर होगा तुम बता दो ये सब क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें अपनी अभिमंत्रित विश्व शक्ति से जलाकर राख कर दूंगा। अरे नहीं, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, हम तुम्हें सब बताते हैं। दरअसल उसने हम पर कोई जादू किया है, इसलिए हम उसके कहने से सभी ट्रेनों पर कब्जा कर लेते हैं। मुझे अपनी मालकिन के पास ले चलो, वरना तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाओ अब मरने के लिए। ओम ह्रीम क्लीम काली शक्ति मोक्षम, ओम ह्रीम क्लीम क्लीम। नहीं नहीं, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो एक गुफा में रहती है और बाकी बंधे हुए लोग भी वही होंगे। ठीक है, तो लेकर चलो, और कोई होशियारी की तो जानते ही हो तुम। ये कहते ही चारों भेड़िए के पीछे पीछे सिद्धार्थ भी चलने लगता है और गुफा में पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल शक्तिशाली बनने के लिए यज्ञ कर रही थी। ओम काली शक्ति प्राप्तम भस्म। अब मैं और शक्तिशाली हो चुकी हूँ, पूरी दुनिया का अंत कर दूंगी। मैं चुड़ैल तक पहुंचूं उससे पहले मुझे इसकी शक्ति ही आधी करनी होगी, ताकि वो मुझ पर हमला न कर पाए। अभी इन भेड़ियों को रिहा कर देता हूँ। ओम ह्रीम क्लीम काली शक्ति मोक्षम। ये मंत्र फूंकते ही वो भेड़ियों पर अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग दिखाता है, जिससे वह भेड़िए चुड़ैल के भूतिया शक्तियों से आजाद हो जाते हैं। और सिद्धार्थ कहता है, अब तुम चुड़ैल की शक्तियों से बाहर हो, अब थोड़ा समय निपट लूंगा, तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमें चुड़ैल के चंगुल से बचा लिया। तभी वो चारों भेड़िए चले जाते हैं। तभी मंत्र पढ़ते हुए सिद्धार्थ उस पर शक्तिशाली भस्म डालता है, जिससे वो जकड़ जाती है। मुझे बांधने का दुस्साहस किसने किया? भेड़िए, मेरे गुलाम मेरे समक्ष आओ। कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, मैंने उसे तुम्हारे चंगुल से रिहा कर दिया। बताओ तुमने क्यों किया ये सब? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बांधने की? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी बातों का जवाब दो या ना दो, क्योंकि तुम जैसी डाइन चुड़ैल का अंत करना बहुत जरूरी है। ये कहते ही सिद्धार्थ एक दैवीय शक्ति से निर्माण खंजर निकालकर मंत्रोच्चारण से उस चुड़ैल के भीतर घूंप देता है। उसी क्षण वह जलकर भस्म हो जाती है। साथ ही सिद्धार्थ वहां के लोगों को आजाद करके अपने घर लौट जाता है। भूतिया ट्रेन और हैंडपंप। बिलासपुर नाम का एक सुनसान स्टेशन था। करीब 11 बजे वहां एक ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन में से पकिया बाहर आकर पानी पीने के हैंडपंप के पास जाता है। वो हैंडपंप बेहद पुराना और जाम था। पकिया जोर से उस हैंडपंप को चलाता है कि पानी आने लगता है, जिसे पीकर वो कहता है, अब जाकर मेरा गला तर हुआ है। 2 घंटे से बहुत प्यासा था मैं, और पानी पीता हूं। ये पानी पीते ही पकिया गायब हो जाता है। वो कहां जाता है कुछ पता नहीं चलता। तभी वो हैंडपंप अपने आप चलने लगता है। आखिर वो पकिया कहां चला जाता है और हैंडपंप खुद से क्यों चल रहा था? क्या वहां किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद कुछ लोग स्टेशन से जा रहे थे। तभी एक बच्चे को प्यास लगती है, तो उसकी माँ रानी कहती है, चिंटू, पापा के साथ यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ।
रानी को पानी के स्टेशन पर कोई स्रोत नहीं दिखता। फिर उसे वही हैंडपंप दिखाई देता है, जिसके पास जाकर वो हैंडपंप जैसे ही चलाती है तो उसे कुछ डरावनी हंसी सुनाई देती है। पानी पीना चाहती है क्या? पी लो और अपने बेटे को भी पिला दो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, शायद वहम होगा मेरा। रानी हैंडपंप चलाकर जैसे ही उस पानी को पीती है तो फिर से उसे हंसी सुनाई देती है और वो भी पकिया की तरह गायब हो जाती है। वो ट्रेन में एक चुड़ैल और भूत के सामने पहुंच जाती है, जहां भूत ट्रेन को चला रहा होता है और चुड़ैल कहती है, अरे तुम आ गई, स्वागत है तुम्हारा। चुड़ैल, भूत, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? रानी घबराकर ट्रेन की खिड़की और दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, खटखटाती है। ये खुल क्यों नहीं रहा? मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। तुम चुड़ैल और भूत ने मेरे साथ क्या किया है? ये कौन सी ट्रेन है? मुझे अपने बच्चे के पास जाना है, मुझे जाने दो। यहाँ एक बार जो आ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं जाता है। अब तुम अपने बच्चों परिवार से कभी नहीं मिल सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा छोटा है। बच्चे छोटे तो सबके होते हैं, जिनकी माँ गुजर जाती है वो भी तो रहते हैं। तुम्हारे बच्चे भी रह लेगा। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। ये और चिक चिक करे उससे पहले इसे भी वहीं भेज दो जहाँ बाकी सबको भेजा है। तभी चुड़ैल मंत्र पढ़कर अपना हाथ रानी के माथे पर रखती है, जिसके बाद वो गायब होकर हैंडपंप की नीचे जमीन में चली जाती है, जहाँ पकिया भी अंधेरे में चिल्ला रहा था। तो रानी कहती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो जमीन के नीचे की जगह लगती है। हाँ, अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये जगह जमीन तो है, पर हम उसी हैंडपंप के नीचे हैं जहाँ हम पानी पीने के लिए गए थे। इसका मतलब तुमने भी मेरी तरह उस हैंडपंप से पानी पिया था, जिसके बाद उन चुड़ैल और भूत ने हमें इस हैंडपंप के नीचे भेज दिया। हाँ बिल्कुल। तभी उन्हें हैंडपंप चलाने की वहाँ आवाज आती है। लगता है ऊपर कोई इस हैंडपंप से पानी पीने के लिए आया, हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ तुमने ठीक कहा। सुनो, क्या तुम्हें ऊपर तक हमारी आवाज आ रही है? इस हैंडपंप से पानी मत पियो, यहाँ से पानी मत पियो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे आवाज दे रहा है? ये आवाज इसी हैंडपंप से आ रही है। राकेश आवाज को करीब से सुनने के लिए हैंडपंप से कान लगाकर सुनता है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबराहट में पानी पी लेता है। पानी पीते ही वो भी उस भूतिया ट्रेन में पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल उसके माथे पर हाथ रखती है तो एक पीली रोशनी चमकती है और राकेश भी जमीन में उन दोनों के पास पहुंच जाता है। अरे ये गीली सी मिट्टी जगह क्यों लग रही है? क्योंकि तुम जमीन में आ गए हो और उसी हैंडपंप के नीचे हो जहां तुम अभी पानी पी रहे थे। क्या? हाँ, और हमने तुम्हें बहुत आवाजें लगाई पर तुमने एक नहीं सुनी। इसका मतलब तुम ही वो थे। ये सब क्या हो रहा है? जानते तो हम भी नहीं है, पर इतना तय है, ये चुड़ैल और भूत जरूर किसी बात का बदला ले रहे हैं हमसे। मुझे बाहर जाना है यहाँ से। तभी विहान, जो कि एक पंडित परिवार से था, वो उस हैंडपंप का पानी पीने वाला था कि उसे आवाज आती है, अगर तुम्हें हमारी आवाज आ रही हो तो इस भूतिया हैंडपंप का पानी मत पीना। आखिर चक्कर क्या है? इस हैंडपंप से आवाज क्यों आ रही है? तभी एक बच्ची उस हैंडपंप को चलाकर पानी पीते ही गायब हो जाती है और हैंडपंप भी अपने आप चलने लगता है। इस बुद्धि को सुलझाने के लिए विहान भी उस हैंडपंप के पानी को पीता है, मगर गटकता नहीं है। तभी वो बच्ची के साथ उसी भूतिया ट्रेन में पहुंच जाता है। अरे आखिर ये दोनों भी हमारी भूतिया ट्रेन में आ ही गए। भूत भूत चुड़ैल, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। लगता है ये चुड़ैल और भूत की कोई साजिश है लोगों को गायब करने की। मैं इस पानी को अभी गटकूंगा नहीं, कुछ देर बाद उगल दूंगा। अरे मुंह क्यों फुला रखा है? बीवी से गुस्सा होकर आया है क्या? तभी विहान डरकर बिना कुछ बोले मुंडी हिलाता है। लगता है तू कोई गूंगा है। इतने में चुड़ैल उन दोनों को भी उसी हैंडपंप की जमीन में भेज देती है,
जहां इतने सारे लोगों को देखकर विहान हैरानी में आ जाता है और इशारों में बात करने की कोशिश करता है। अरे हमारी मदद करो, हमें बचाओ, पानी पीकर हम यहाँ आ गए हैं। डरिए मत। जैसे ही विहान उस पानी को बाहर उगलता है तो वो वापस उसी हैंडपंप के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। यहाँ कुछ लोग इस हैंडपंप के नीचे हैं। मुझे पता लगाने के लिए उन चुड़ैल और भूत के पास फिर से जाना होगा। विहान 24 घंटे सोचता है, जिसके बाद वो निश्चय करता है कि गंगा जल के लिए उन भूत और चुड़ैल के पास जाएगा। तभी वो हैंडपंप में कहता है, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुमने सुना? लगता है ये वही आदमी था जो हमें बचाने के लिए यहाँ आया था। शुक्र है भगवान का। बेटा अब तुम भी मत रो, हम बाहर आने वाले हैं। विहान फिर से उस पानी को पीता है, जिसे पीते ही वो भूत और चुड़ैल की भूतिया ट्रेन में आ जाता है और मंत्रों का जाप करता है। अरे तू यहाँ फिर से कैसे आ सकता है? तेरे को तो हमने भेज दिया था ना। हाँ, भेज दिया था। बेहतर होगा तुम ये बताओ कि तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वरना गंगा जल डालकर तुम्हें जला दूंगा। हम कुछ नहीं बताएंगे। तो तैयार हो जाओ, इस पवित्र जल से तुम्हें तेजाब की भांति महसूस होगा। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करो, हम बताते हैं। 6 महीने पहले हम कोल्हापुर जा रहे थे, तभी स्टेशन पर हमें प्यास लगी। हम दोनों पानी लेने गए थे। उसी हैंडपंप से 2 गुंडे किसी औरत का सामान चोरी कर रहे थे। हम दोनों ने उन्हें मना करते हैं तो वो दोनों गुंडे हमसे लड़कर हमारा सर हैंडपंप में जोर से मारते हैं, जिससे हमारा सर बहुत चोटिल हो जाता है और खून निकलने लगता है। आसपास के लोग डरकर भाग जाते हैं। वो हमारी मदद नहीं करते। हम पुकारते रहते हैं कि बचाओ बचाओ, पर कोई हमारी नहीं सुनता। हम मरने के बाद भूत और चुड़ैल बनकर कहते हैं, इन लोगों ने हमारी मदद नहीं करी ना, अब हम इस ट्रेन को और हैंडपंप को भूतिया बना देंगे। इसलिए हम लोगों से बदला लेने के लिए उन्हें पानी के जरिए हैंडपंप से बुलाते हैं और इधर ही नीचे छोड़ देते हैं। बहुत हो गया, अब तुम्हारा। उन लोगों को रिहा करो। बिल्कुल नहीं। ये कहते ही चुड़ैल उस पर अपनी शक्ति का ऐसा प्रयोग करती है कि वो उछलकर ट्रेन से बाहर चला जाता है और घायल होकर कहता है, हे भगवान, मैं उन लोगों के कैसे बचाऊं? अरे हाँ, मुझे उधर जाना चाहिए। विहान को उस वक्त कुछ ऐसा एहसास होता है कि वो भागकर उस हैंडपंप के पास जाता है और उसे हर जगह से देखने लगता है। कहाँ है, कहाँ है? कोई तो धब्बा होगा इधर। ये रहा, मिल गया। इसी खून के निशान से वो अभी तक इस हैंडपंप से जुड़े हुए हैं। मुझे खत्म करना होगा और ये काम इसी गंगा जल से होगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा कहकर महान पवित्र गंगा जल उस हैंडपंप में वो डाल देता है और हैंडपंप चलाता है। जैसे ही हैंडपंप के अंदर की नकारात्मक शक्तियां ध्वस्त हो जाती हैं और वो हैंडपंप जलने लगता है, साथ ही चुड़ैल और भूत भी जलने लगते हैं। उनके जलते ही हैंडपंप के नीचे बसे लोग ऊपर आ जाते हैं और रोकर विहान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे अरे, ये मेरा फर्ज था। और सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। भूतिया, सौतेली माँ और बच्चे। अंबिका और चीकू मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब वो गांव की सीमा पार कर गए थे। शाम का चकाचौंध अंधेरा पूरे गांव को घेर लेता है। तभी अंबिका कहती है, चिको, हम खेलते कूदते गांव से बाहर आ चुके हैं। ना जाने पिताजी आज हमारा क्या हश्र करेंगे। पिता का खौफ उन बच्चों के जहन में गहरे तौर पर बसा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वो तेज कदम बढ़ाते हुए घर लौटते हैं, जहां उनका पिता ब्रिजलाल गुस्से से आंखें चमकाता हुआ उखड़े स्वर में कहता है, क्यों री कामिनी, कहाँ फरार थी इसे लेकर? और तू कुत्ते के पिल्ले? मेरे कान दुख रहे हैं, छोड़ दीजिए। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चीकू को छोड़ दीजिए, इसका कोई दोष नहीं। दोष तो तेरा है हरामजादी। आज मैं तुझे मौत के तख्ते पर टांग कर रख दूंगा। पर लग गए हैं ना तेरे। कसाई ब्रिजलाल अंबिका को चमड़े की बेल्ट से मार मार कर उसी बुरी तौर पर जख्मी कर देता है। तभी सांझ की मनोहर बेला घनघोर तूफान का भेष धर लेती है। पूरा गांव बवंडर की चपेट में आ जाता है। तभी ब्रिजलाल के घर के इर्द गिर्द एक चुड़ैल तहलका मचाती है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, लौट आई हूँ मैं।
चुड़ैल की आंखों में जैसे खून सवार था। वो गुस्से से दांत पीसती हुई अपने खूंखार नाखून से बृजलाल पर धावा बोलकर उसे चित्त कर देती है। बृजलाल हांफते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं तुम लौट नहीं सकती। अरे तुम्हें तो मैंने उस रात। तूने क्या सोचा कि तू उस 2 टके के घूसखोर तांत्रिक की मदद से छुटकारा पा लेगा? कभी नहीं। याद है वो रात? तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। चीकू और अंबिका भूख से तड़प रहे थे। तभी वो दोनों अपने पिता के पास आकर कहते हैं, पिताजी, हम दोनों भाई बहन को बहुत भूख लग रही है, कुछ पैसे दे दो। भूख के मारे जान जा रही है पिताजी। बृजलाल को अपने बच्चों की भूख से कोई वास्ता नहीं था। जान अभी तक गई तो नहीं है? जब चली जाएगी तो तुम दोनों की चिता पर 56 भोग चढ़ाऊंगा। दादी, अपनी रसोई में ताला क्यों लगाया है आपने? कुछ खाने को दे दो ना, भूख से हमारे पेट में मरोड़ उठ रहा है। अरे ओ चंगू मंगू, तुम्हारे ये पैतरे मुझ पे नहीं जमने वाले। चलो भागो यहाँ से। दोनों बच्चे भूख से टटोलते हुए आंखों में आंसू लिए छूछे हाथ बाजार की तरफ जाते हैं। बाजार भी उठ चुका है, अब मैं अपने भाई चीकू को क्या खिलाऊंगी? तभी बाजार खत्म होने के अंतिम सड़क पर उन्हें एक औरत खाने से भरे ठेले के साथ खड़ी नजर आती है। खाना बोलो, खाना, ताजा ताजा खाना। भूखे बच्चे वहां आकर उसे निहारने लगते हैं। हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बच्चों की ओर देखकर एक मुस्कान देकर उनके आगे खाने से भरी थाली परोसती है। दोनों बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं। औरत कहती है, शायद कच्ची उम्र के चलते ये दोनों बच्चों को मेरे चुड़ैल रूप से खौफ नहीं लगा। खैर, भला है कि मुझको इनके सामने आने के लिए इंसानी भेष धरने की जरूरत नहीं। आपके हाथों में तो माँ के खाने का जादू भरा है। तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी माँ भगवान जी के पास है। चुड़ैल और बच्चों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों बच्चे हर रोज चुड़ैल के ठेले पर आकर अपनी भूख को मिटाया करते थे। चुड़ैल उन्हें खूब लाड प्यार किया करती थी। आपका प्यार पाकर हमें माँ की कमी महसूस नहीं होती। क्या हम आपको माँ कहकर पुकार सकते हैं? हाँ चीकू, पर हमको जन्म देने वाली माँ तो इस दुनिया में नहीं, तो क्या आप हमारी सौतेली माँ हैं? ऐसा ही समझ लो। आज से हम आपको सौतेली माँ कहकर पुकारेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात बृजलाल की आंख खुलती है। अरे ये आधी रात को किसके बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे हैं? बृजलाल आंखें मलते हुए उठ खड़ा होता है और बच्चों को न पाकर दांत पीसते हुए कहता है, ये दोनों आधी रात कहाँ लापता हैं? तभी खिड़की के भीतर से उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल दोनों का सिर गोदी में रखकर उन्हें सहला रही थी। इस जल्लाद को मेरी सच्चाई का पता चल चुका है। उससे पहले कि ये बच्चों के सामने मेरे भूतिया सौतेली माँ का भेद खोले, मैं इसकी सांस रोक दूंगी। चुड़ैल धुंध बनकर खिड़की से अंदर घुसकर बृजलाल के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल की भयानक आंखों से खून टपकता देख बृजलाल का दिल दहल उठता है। भूतनी। शोर मत मचा, मेरे बच्चे सो रहे हैं। उनकी नींद खुली तो मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। बड़ा सुना है तेरे जल्लाद करतूतों के बारे में, इसीलिए अब से ये घर मेरा डेरा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं चुड़ैल जी, आपका ही घर है। भूतनी अब उनके संग उसी घर में रहने लगी थी। अगली रात बृजलाल की माँ कुंती किचन में खाना पका रही थी। तभी चुड़ैल उसके पीछे आकर कहती है, खाना बन गया क्या? अरे यूं बेताल की तरह मेरे ऊपर क्यों सवार हो रही है? चुड़ैल, भूतनी जी, जरा तो भूतानियत रखो। मैं ये घास फूस नहीं खाऊंगी, मेरे पेट को बोटी की भूख है। ये ले, इसे पका। राम 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 राम। अरे ये मुझ पंडित से क्या पाप करा रही हो? अगर तूने अभी ये बोटी नहीं पकाई तो मैं तेरी चमड़ी सेक कर खा जाऊंगी। फिर ऊपर जाकर करती रही हो अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा। चुड़ैल कुंती और बृजलाल को खून के आंसू रुलाने लगती है, जिसे परेशान होकर एक रात दोनों छिपते छिपते एक बाबा के पास आकर उससे मदद की गुहार लगाते हैं। बाबा, मेरे दोनों बच्चे उसे सौतेली माँ समझते हैं। कैसे भी करके उस चुड़ैल के चंगुल से छुटकारा दिलाओ बाबा। घबराओ नहीं बच्चा, चलो। जब बच्चों के बीच सो रही चुड़ैल को अपनी शक्ति से कमजोर करके मैदान में ले आता है,
छोड़ मूंगे, छोड़, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चुड़ैल की चीख से प्रकृति बेडौल हो उठती है। बाबा उसे शीशी में भरकर कहता है, इस शीशी को ऐसे स्थान पर फेंकाओ जहां परिंदा भी पर न मारे। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर मत देखना। ब्रिजलाल बोतल में कैद चुड़ैल को लेकर एक सुनसान खंडहर के पास आकर रुकता है और बोतल को वहां फेंक कर बढ़ने लगता है। तभी चुड़ैल छलावा करती है, बाबूजी, इधर देखिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ब्रिजलाल झट से पीछे देखता है मगर उसे कोई नजर नहीं आता। उसके जाते जो शीशी चकनाचूर हो जाती है और चुड़ैल एक बार फिर आजाद हो जाती है। आज तेरे खून का एक एक कतरा बहाकर मैं अपना सारा हिसाब चुकता करूंगी। चुड़ैल कुंती और ब्रिजलाल को मैदान में लाकर पटक देती है। दोनों के मुंह से खून के फुहारे बरस पड़ते हैं और चुड़ैल अपने नाखूनों से उन्हें घायल कर देती है। ये इन मासूमों के साथ ज्यादती करने की सजा। अरे हाँ, मरने से पहले तुम्हें अपना असली चेहरा तो दिखा दो। जैसे ही चुड़ैल अपनी इंसानी भेष में आती है, दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रश्मि, रश्मि तू, रश्मि जिसकी बहन को तुम दोनों कसाईयों ने जान से मारकर इन बच्चों को अनाथ कर दिया और आवाज उठाने पर तुमने मुझे भी मारकर उस पहाड़ी की चोटी से फेंककर सुराख कर दिया। मगर मरते वक्त मेरी जीजी ने इन बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। वचनबद्ध होने के चलते मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। साली साहिबा, अपने जीजा को एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम दोनों माँ बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। जा बुढ़िया, अब ऊपर जाकर अपने बेटे के लिए नई दुल्हनिया भी तो तलाशना है तुझे। तुम्हारे हलक से जान निकाल कर ही मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। चुड़ैल उन्हें मारकर अपना बदला पूरा करती है। किसी भी हाल में बच्चों को ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि जिन्हें वो अब तक सौतेली माँ समझते रहे हैं, वो उनकी मौसी है। अंत में चुड़ैल दोनों बच्चों के सयाने होने तक भूतिया सौतेली माँ बनकर ही उनके बीच रहकर उनका लालन पालन करने लगती है। कुछ साल बाद, बच्चों, अब तुम्हारे भूतिया सौतेली माँ के जाने की घड़ी आ चुकी है। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना मासी माँ। 3 जादुई सब्जियाँ। बटुक एक किसान है। वो अपने छोटे से परिवार समेत बिलासपुर गांव में रहता है। परिवार में उसकी पत्नी सुप्रिया और 8 साल की बेटी सानवी शामिल है। उसके पास एक खेत है जहां दोनों दंपत्ति मिलकर सालाना साग सब्जियां उगाया करते हैं। आज बटुक हताश होकर खेत में खड़ा फसलों को निहारते हुए कहता है, अरे, हर एक साल हमारे खेत में सब्जियों की अच्छी खासी फसल होती थी, मगर इस साल हमारी सब्जियों का सत्यानाश हो गया। जबकि इस बार हमने अपने सब्जियों की फसल का अन्य सालों की तुलना में खास ख्याल रखा था। कितनी मुश्किल से पाई पाई बटोर कर इन सब्जियों के फसल की बुआई की थी ताकि ज्यादा तादाद में सब्जियां उगे, मगर सब कुछ खाक हो गया। सब्जियों की फसल की बड़ी बर्बादी ने दंपत्ति को घनघोर गरीबी के दलदल में धकेल दिया। उस रात तीनों रूखी सूखी खाने बैठते हैं। अरे माँ, ये क्या, आज आपने सब्जी नहीं बनाई? सानवी बिटिया, इस साल हमारी सब्जियों की फसल बर्बाद होकर बुरी तौर से बर्बाद हो गई है। बड़ी मुश्किल से पेट भरने के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त हुआ है। सुप्रिया की बातें सुनकर नन्ही सानवी खाने का एक कौर खाकर सयाने स्वर से बोलती है, कोई बात नहीं माँ, साग सब्जियां तो मैं रोजाना ही खाती हूँ। वैसे ये दाल तो देखने में जितना शानदार है, इसका स्वाद साग सब्जियों से ज्यादा उत्तम है। जैसे तैसे एक रोज तो कट जाता है, मगर बदलते दिन के साथ वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। भूख से तीनों का चेहरा कुमला चुका था। आज सानवी सड़क से गुजरते हुए कहती है, माँ, पिताजी पिछले 5 दिनों के भूखे हैं। उनकी भूख मिटाने के लिए मंदिर में कुछ तो मिल ही जाएगा। एकाएक उसकी निगाह सड़क के बीचों बीच गिरे 10 रुपए के नोट पर जाती है। 10 रुपए? ये किसके होंगे? मैं क्या कर सकती हूँ इन पैसों का? एक काम करती हूँ, इस पैसे से कुछ खाने का खरीद लेती हूँ। 10 रुपए लेकर सानवी बाजार में आती है, जहाँ हरिया नाम का एक सब्जी वाला ऊंचे स्वर से कहता है, लौकी लो भैया, गोल गोल गोभी लो, काका कद्दू एकदम सस्ते भाव में, ये बड़े बड़े बैंगन, आओ आओ ग्राहकों, ले जाओ सस्ती सब्जियां। अरे चाचा, क्या भाव है सारी सब्जियां? अरे बहुत सस्ता है बिटिया। फूल गोभी 20 रुपए किलो, बैंगन 15 रुपए किलो और कद्दू तो एकदम सस्ता
सिर्फ 10 रुपए किलो। मेरे पास केवल 10 रुपए ही हैं, मगर मुझे ये तीनों सब्जी चाहिए। ठीक बा बिटिया, हम आपन हिसाब से समान सब्जी तौल देते हैं। हरिया थैले में एक फूल गोभी, एक बड़ा बैंगन और एक कद्दूकस देता है, जिसे लिए सानवी घर चली आती है। सानवी बिटिया, बिना पैसों के तुम ये सब्जी कहाँ से ले आई? माँ, मुझे रास्ते में 10 रुपए पड़े मिले, ये सब्जियाँ उन्हीं पैसों से मोल लाई हूँ। लाओ, इन सब्जियों को टोकरी में धर दो। जैसे ही सुप्रिया उन 3 सब्जियों को टोकरी में धरती है, सब्जियों का आकार एकदम से विशाल होकर उनमें इंसानी अक्ष की भांति नाक, मुंह और बड़ी बड़ी आंखें दिखने के साथ तीनों सब्जियों से टोकरी लबालब भर जाती है और तीनों सब्जियां उनसे बतियाने लगती हैं। कैसे हो प्यारे मित्रों, मैं हूँ सब्जियों का राजा बैंगन और ये है मेरे सब्जी साथीगण गोभी और कद्दू। भयभीत ना हो, हम तीनों कोई साधारण सब्जियां नहीं बल्कि जादुई सब्जियां हैं। तीनों जादुई सब्जियों का जिक्र सुनकर सुप्रिया, सानवी और बटुक एक दूसरे की सूरत निहारने लगते हैं। अरे, जादुई 3 सब्जियां, ये क्या भला है? बटुक, हम 3 जादुई सब्जियों की खासियत ये है कि हम खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। मतलब जैसे ही तुम हम तीनों सब्जियों को किसी भी बड़ी टोकरी में रखकर मदद मांगोगे, हम उस टोकरी को भरपूर कर देंगे। 3 जादुई सब्जियों के बीच पड़ा जादुई बैंगन बटुक को अपने जादुई होने का पुख्ता प्रमाण देकर अपने साथियों के साथ साधारण सब्जियों में परिवर्तित हो जाता है। बटुक जी, ये 3 जादुई सब्जियों ने तो हमको खाने के साथ कमाने का भी जरिया दे दिया। अरे हाँ, अब हमको किसानी करके सब्जियां बोने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 3 जादुई सब्जियों ने अपने रूप में हमको सुनहरा अवसर दिया है, जिससे हम इस घनघोर गरीबी से निकल सकें। अगले दिन बटुक सवेरे उठकर अपने ठेले को साफ सुथरा करके जादुई 3 सब्जियों को ठेले पर रखकर कहता है, ए मेरे 3 सब्जियों, इसी पलछिन मेरे इस खाली ठेले को भर दो। बटुक के स्वर सुनते ही जादुई 3 सब्जियों का आकार बड़ा होकर जैसे उनका अक्ष प्रकाशमान होता है, पूरा ठेला सैकड़ों बैंगन, कद्दू और गोभी से लबालब भर जाता है। अरे शुक्रिया मेरी 3 जादुई सब्जियों। इसके बाद बटुक सब्जियों से ठकमठेल ठेले को लेकर गांव-गांव घूमकर फेरी करने लगता है। अरे आओ काकी, चाची, भौजाई, और ले जाओ हरी भरी ताजी सब्जियां एकदम सस्ते दाम में। गोभी भी है, बैंगन भी है, कद्दू भी है। बटुक की सब्जियां देखकर वो झुमरी वहां आकर कहती है, अरे ओ सब्जी वाले, जरा जल्दी से किलो भर बैंगन, किलो भर फूल गोभी और ये 2 कद्दू कस दो। बटुक जल्दी से सब्जियां तोलकर झुमरी को देते हुए कहता है, ये लो बहन जी, कुल मिलाकर 50 रुपए बने हैं। अरे कहाँ बात करत हो, तुम तो बड़ी ही सस्ती सब्जियां बेच रहे हो। सस्तेपन का कारण क्या है? सब्जी बासी भी नहीं लग रही। अरे तने के ठहरो, तुमरा बचा कुचा सब्जियां भी यहीं बिकवाई देते हैं। पूरे गांव में झूमते हुए झुमरी अपनी सखी सहेलियों को बटोर लाती है। देखते ही देखते बटुक की सब्जियां शेष हो जाती हैं। ई लो, अब ही 3 ठो गोभी, बैंगन और कद्दू तो बच गवा, ये हमारे के तौल दो। ये सुनकर बटुक मन में कहता है, अरे अगर ये 3 जादुई सब्जियां चली गई तो मेरे आय का स्रोत सत्यानाश हो जाएगा। अब भाभी जी, ये 3 सब्जियां मुझे नहीं बेचनी। अगर इनको बेच दूंगा तो मेरे घर पर बनाने को सब्जियां नहीं बचेंगी। बटुक की इस बोल वाले से जादुई 3 सब्जियां बच जाती हैं, जिसके बाद बटुक घर चला आता है, जहाँ सुप्रिया कहती है, अरे ये क्या, सारी की सारी सब्जियां सफाचट हो गई, घर में बनाने को एक भी सब्जी नहीं। माँ, आप भूल गई, हमारे पास जादुई 3 सब्जियां हैं जो हमारे एक स्वर से सैकड़ों सब्जियां में शुमार हो सकती हैं। सानवी उन तीनों जादुई सब्जियों को ले जाके जैसे ही टोकरी में रखती है, तीनों सब्जियां अपना जादू व्यक्त करते हुए विशाल आकार में टोकरी को सैकड़ों ताजे चमचमाते बैंगन, गोभी और कद्दू से लबालब भर देती है। अब जहां बटुक हर एक दिन जादुई 3 सब्जियों को सैकड़ों सब्जियों में बदलकर उन्हें गांव बाजार में बेचकर पैसे बटोर रहा था, वहीं सुप्रिया की रसोई में बनने वाली सब्जियों की जरूरत भी जादुई 3 सब्जियों के साथ मिलकर
पूरी हो रही थी। कुछ ही महीनों की मेहनत से बटुक का परिवार उस छोटे तबके की गुमटी से बड़े घर में आकर असीमित सुख सुविधाओं में विलासिता का जीवन यापन करते हैं। कुछ दिन बाद सानवी के बापू, सोचा नहीं था जिन सब्जियों की फसल ने हमको घनघोर घाटे में डाला था, उन सब्जियों ने ही 3 जादुई सब्जियों ने हमारे सफर को फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ सुप्रिया, ये सारा श्रेय इन 3 जादुई सब्जियों का है। अगर ये तीनों रोजाना मुझे सैकड़ों सब्जियां न देती तो ना मैं ग्राहकों से उन सब्जियों का सौदा करता, ना हमारे पास पैसे होते, ना आज हम यहाँ होते। पिताजी, जादुई 3 सब्जियों की बदौलत हम रईसी के शिखर पर पहुंच गए। क्यों ना अब 3 जादुई सब्जियों से हम कर्जदार किसानों की मदद करें। हर एक वर्ष वो बेचारे लाखों की लागत श्रम के बावजूद भी कितना नुकसान झेलते हैं। हम उन्हें पैसे तो नहीं मगर जादुई सब्जियों से सैकड़ों सब्जियां तो दे सकते हैं, जिससे उनकी जीवनी आसान हो सके। सान भी एकदम सही कह रही है बटुक। किसान के कष्टों से हम दंपत्ति तो बखूबी वाकिफ हैं। अंत में सानवी कहती है, हमारी 3 जादुई सब्जियों, हमें इतनी सारी सब्जियां दो जिससे हम कर्जदार किसानों को कष्टों से उबार सकें। जादुई 3 सब्जियां विशाल आकार में तब्दील होकर पूरे घर में सब्जियां बरसाती हैं, जिससे पूरा परिवार मिलकर उन्हें कर्जदार किसानों को सौंपकर उनकी भरसक मदद करता। दोस्तों, अक्सर धन इंसान को घमंडी बनाता है, मगर जादुई 3 सब्जियों से दिन दशा बदलने के बाद गरीबों की मदद का बीड़ा उठाया। वो स्वार्थी न बनकर सारथी बने, जो इंसानियत की पहचान को साफ तौर से दर्शाता है। सूसू करने वाली बहू। देर रात के 2 बज रहे थे। मालती आशना के बगल में सो रही थी। तभी गीलेपन के आभास से वो झट से उठकर अपनी बेटी आशना को जगाते हुए बोलती है, अरे ओ मुई, आज फिर तूने बिछौने पर सूसू की बौछार कर दी है। ऐसी भी क्या घनघोर गहरी नींद में सोई थी कि अलार्म की आवाज सुनकर भी सूसू करने नहीं उठी। माफ कर दो माँ, पता ही नहीं चला। बिछौने पर सूसू करने की आदत तो तेरी सालों साल से चली आ रही है। बचकानी से ही सयानी हो गई, मगर सूसू करने की आदत तो जैसे तेरी साथी बन गई है। 20 साल की आशना को बिस्तर पर सूसू करने की बुरी लत थी, जिसका मुख्यतः कारण उसका अत्यधिक तनाव था। एक सवेरे की बात है। माँ, खौफ के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप ही सोचिए कितने एम्बेरेस्ड होगी आपकी बेटी जब रिश्ते वाले को पता चलेगा कि जिसे वो बहू बनाना चाहते हैं वो बिस्तर पर सूसू करती है। आशना, ये बचकानी बुद्धि का बोलबाला जीवन भर नहीं चल सकता। बेटी जात को ज्यादा दिन घर पर बैठा कर रखेंगे तो जमाना बात का पतंगड़ बनाएगा, और फिर ससुराल जाने और बहू बनने के बाद ये सूसू की बीमारी खुद दूर भाग जाएगी। थोड़ी ही देर में सुधा अपने बेटे प्रभास के संग वहाँ पधारती है। आइए बहन जी, बिराजिए। बिटिया, मेहमानों का स्वागत सत्कार करो। जी माँ जी। मेहमान नवाजी तो बहुत हो गई बहन जी। आशना मुझे और मेरे बेटे दोनों को पसंद है। मेरी मानिए तो इसी महीने का मुहूर्त निकलवाइए। ठीक है समधन जी, जैसा आपको सही सूझे। महीने भर के भीतर ही आशना की शादी प्रभास से हो जाती है और विदाई की बेला पर मालती कहती है, आशना बेटा, तू ऐसे खौफ खाएगी तो तेरी शातिर सास को शक हो जाएगा। मैंने तेरी श्रृंगारदानी में तेरी दवाइयाँ रख दी हैं। तू बस रात के पहर कोई भी पेय पदार्थ पी कर मत सोना। और हाँ, 12 और 3 बजे के अंतराल में अलार्म लगाकर उठकर सूसू करके सो जाना। समधन जी, अगर माँ बेटी के बीच का बोल बच्चन हो गया हो तो बहुरानी की विदाई कीजिए। बाराती भी बोर हो गए हैं। बस हो गया समधन जी, बेटी को ससुराल की सीख दे रही थी। मालती अपनी बेटी की विदाई कर देती है और यहाँ से शुरू होता है आशना के ससुराल का सफर। शादी के सप्ताह भर तो सब कुछ बेहतर चलता है। आशना प्रत्येक रात को दोपहर उठकर बाथरूम जाती। हमेशा की तरह आज भी उसने रात 3 बजे का अलार्म सेट किया था, लेकिन बदकिस्मती से नींद से मादी आशना के हाथों अलार्म घड़ी टेबल से गिरकर टूट जाती है। तभी 3 बजते आशना बिस्तर पर सूसू कर देती है। अरे, ये अचानक बरसात की फुहार कैसे बरस रही है? मैं तो अपने बिस्तर पर सोया था। उसी पलछिन प्रभास की आंख खुल जाती है और वो आशना के इर्द गिर्द का बिछौना सराबोर देख समझ जाता है कि उसने बिस्तर पर सूसू कर दिया है। वो झटपट से उसे झकझोर कर जगाता है। आशना, आशना, उठो, ये क्या करामात की है तुमने? सारे बिस्तर को सूसू के सैलाब में बदल दिया। ये हैरत अंगेज हरकत तुम्हें शोभा देती है क्या?
पति की फटकार सुनकर आशना सहम जाती है, साथ ही उसका सारा शरीर पसीने से सराबोर हो जाता है। प्रभास, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने घड़ी में अलार्म भी लगाया था, मगर मेरे सुसु करने की खबर सासू माँ को मत देना, वरना मुझे बेहद शर्मसार होना पड़ेगा। आशना की आंखों में भरे आंसू और बोलचाल में बड़ी हिचक देखकर प्रभास उसे सांत्वना देते हुए समझाता है। आशना, शांत हो जाओ। मैंने अपनी सूझबूझ का सहारा लेकर तुम्हें कितनी खरी खोटी सुना दी। हम कल ही डॉक्टर से तुम्हारे बिस्तर पर सूसू करने की बीमारी पर सलाह मशविरा कर लेंगे। अगली सुबह प्रभास आशना को लेकर अस्पताल आता है, जहां डॉक्टर बोलता है, देखिए, जितने भी जांच पड़ताल हुए उससे ये साफ तौर से साझा हो चुका है कि आपकी बेबी को नॉक्टर्नल एर्नोसिस नामक बीमारी है, जिससे ग्रसित वयस्क अक्सर बिस्तर पर सूसू कर देते हैं, जिसका मुख्य कारण महिला वयस्क का अत्यधिक तनाव, असंतुलित खानपान या साधारणतः संक्रमण है। ऐसे में पति होने के नाते आप इनका प्रोत्साहन बनिए, तभी ये तनाव से बाहर निकल सकती हैं। साथ ही इन्हें मीठा, ठंडा, खट्टा फल इत्यादि से दूरी साधनी होगी। डॉक्टर की सलाह के साथ दोनों दंपत्ति घर लौट आते हैं और प्रत्येक सप्ताह प्रभास आशना को डॉक्टर के पास लाकर उसका उम्दा तौर से चेकअप कराता। एक सवेरे सुधा उन्हें टोकते हुए कहती है, मैं देख रही हूँ पिछले कुछ सप्ताहों से तुम दोनों मियाँ बीवी कहीं जाते हो। माँ, हम दोनों सिर्फ सैर के लिए बाहर जाते हैं, कोई खास बात नहीं। ये बोलकर प्रभास अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल चला जाता है और सुधा भौहें ऊंची किए दांतों तले उंगली सफाती हुई कहती है, ये सैर सपाटा सप्ताह भर में सिर्फ एक दफा ही क्यों? इन दोनों दंपत्ति के बीच कोई तो खिचड़ी पक रही है। थोड़ी देर बाद रात का घनघोर अंधेरा घिर जाता है। दरवाजे पर खड़ी आशना को देखकर सुधा कहती है, बहू, प्रभास की बाढ़ होने का कोई फायदा नहीं। सांझ को ही उसने फोन पर खबर दी थी कि काम बढ़ने के कारण आज वो देर रात दफ्तर में ही रुकेगा, कल भोर को आएगा। इसीलिए आज हम सास बहू एक बिस्तर पर सोएंगे। ये सुनकर आशना के चेहरे पर चिंता की अनेकों रेखाएं उभर आती हैं। तभी सुधा कहती है, बहू, फ्रिज में मटका कुल्फी रखी होगी, देख मौका भी है और दस्तूर भी। क्यों ना आज हम दोनों सास बहू मिलकर कुल्फी का लुत्फ उठाएं। मगर माँ जी, अरे बहू, ये अगर मगर की बातों को बिसार कर कुल्फी ला। अपनी सास सुधा की जिद के आगे बेचारी बहू का बस कहाँ चलना था। वो मन में कहती है, डॉक्टर साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि रात में सोने से पहले मुझे कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना। इसके पश्चात सास बहू सोने आती हैं, मगर बिस्तर पर सूसू करने की डर से बेचारी बहू बुरी तरह भयातुर होती है। उसकी आंखों से नींद नामक चिड़िया फुर्र हो चुकी थी। देर रात बहू को जागते देख सुधा कहती है, अरे बहू, ये इतनी रात तक तू रात जगे क्यों कर रही है? अरे अब तक तो उल्लू और चमगादड़ की सेना भी सो चुकी होगी, तू भी सो जा। सास के स्वर शब्द सुनकर डरी सहमी बहू सोने का ढोंग करती है, मगर चंद पलों में वो सचमुच में नींद की गहराइयों में गोते लगाने लगती है और एक बार फिर आशना पूरे बिस्तर को सूसू से सराबोर कर देती है। अरे ये जेठ का महीना इतनी जल्दी सावन भादों में कैसे बदल गया? लगता है बाढ़ में बिस्तर बिछौना भी सराबोर हो गया। अचानक सुधा की नींद खुलती है और वो दांत पीसते हुए कहती है, अच्छा, तो ये झरने का झरोका यहाँ से फूट रहा था। बेड़ा गर्क हो इस बेबाक बहू का। अरे जाग, वरना तेरे सुसु के सोतों से सारा घर बार जलमग्न हो जाएगा। सास की आवाज सुनकर आशना उठ खड़ी होती है। तभी दरवाजे का डोरबेल बजता है और प्रभास अंदर आता है। माँ, क्या बात है? आपके चेहरे का हाव भाव इतना हैरतअंगेज क्यों है? अरे बेटा, बदकिस्मती से हमारे नसीब में बिस्तर पर सुसु करने वाली बेशरम बहू बन गई है। अरे सयाने पहाड़ों पर बचकानी बच्चों की नाई बिस्तर पर सुसु करना इसे शोभा देता है क्या? सास के ताने सुनकर आशना बिलख बिलख कर रोने लगती है। माँ, आपकी बेहिसाब बातों से बेचारी आशना कितनी शर्मसार हो रही है। तनाव के चलते उसकी ये बीमारी बढ़ रही थी। मैं उसका भरसक इलाज करवा रहा हूँ। एक सास होकर आप अपनी बहू को व्यंग्यता का पात्र बना रही हैं। इसका मतलब तू इसकी सुसु करने वाली बीमारी से वाकिफ है? हाँ माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। शादी के कुछ दिन के बाद ही मुझे आशना की सुसु करने वाली बीमारी के बारे में पता चला था। उसके बाद फिर मैंने इसका इलाज भी शुरू करवा दिया है। आशना कुछ दिन में
ठीक हो जाएगी, पर आप इस तरह आशना को शर्मिंदा करना बंद करिए। और आप भी तो एक औरत हैं, अगर आप आशना की जगह होती तो क्या करती? बहू, अपनी इस निर्बुद्धि निरासास को माफ कर दे। मैंने ये सोचा ही नहीं कि इस हैरत अंगेज हरकत से तू खुद भी बेहद शर्मिंदा है। तेरी सास तेरे साथ है बहू, देखना बहुत जल्दी तेरे बिस्तर पर सुसु करने की बुरी बीमारी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया सासू माँ, आपके विश्वास और प्रभास जी के साथ से मैं बिस्तर पर सुसु करने की बीमारी को हरा कर रहूंगी। पति के प्यार और सास के सहयोग से कुछ ही सप्ताह बाद आशना को बिस्तर पर बाथरूम करने की बीमारी से निजात पाकर अपनी सास की आस पर खरी उतरती है। आज आशना आम बहुओं की तरह आदर्श बहू बनकर ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल रही है।